Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 14, sources of energy. In previous video we had discussed about solar energy and ocean energy. And today we will start part number 5, non-conventional source of energy. Means इस part में भी हम कुछ जो non-conventional source है energy के उनको discuss करेंगे. So let's start. First we will discuss geothermal energy. Geo means earth. एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मीन्स अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ क्रस्ट के डीपर एरिया में जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है उसकी एनर्जी को हम इसमें यूटिलाइज करेंगे. सो ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस मॉल्टन रॉक्स फॉर्म्ड इन द डीपर हॉट रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड अपवर्ड. तो कुछ जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण जो मॉल्टन रॉक्स हैं जो बहुत डीपर एरिया में हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हैं, वो अपवर्ड मूवमेंट करती हैं और ऊपर की तरफ आ जाती हैं. एंड ट्रैप्ड इन सर्टेन रीजन कॉल्ड हॉट स्पॉट, और वो कुछ रीजन्स में ट्रैप्ड हो जाती है. ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट. ओके स्टूडेंट, व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट स्पॉट स्टीम इज जनरेटेड. तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कई बार इस हॉट स्पॉट के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और वार्म हो जाता है और वहाँ पे स्टीम का जनरेशन होता है. ओके स्टूडेंट, समटाइम्स हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड्स आउटलेट एट द सरफेस, और कई बार इनको आउटलेट्स मिल जाता है और ये सरफेस पे बाहर भी आ जाता है. सच आउटलेट्स आर नोन एज हॉट स्प्रिंग. तो ऐसे आउटलेट्स को जहाँ से वो जो बहुत ज़्यादा हॉट वाटर है वो एक स्प्रिंग की फॉर्म में नीचे अर्थ से बाहर निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? हॉट स्प्रिंग्स. द स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज रूटेड थ्रू अ पाइप टू अ टर्बाइन. तो ये जो स्टीम ट्रैप्ड होती है रॉक्स के बीच में, इसको पाइप के थ्रू अर्थ सरफेस पे लाते हैं और टर्बाइन को रोटेट कराते हैं एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और इस तरह के पावर प्लांट होते हैं जिनके अंदर इस स्टीम को हम टर्बाइन तक लाते हैं और वहाँ पे क्या होता है? टर्बाइन इस स्टीम के थ्रू रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है. ओके स्टूडेंट, सो ये क्या था हमारा? जियोथर्मल एनर्जी. इसकी क्या एडवांटेज है? इकोनॉमिकल टू यूज़ जियोथर्मल एनर्जी. इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है, हमें कहीं इसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, कोई एक्सपेंस नहीं देना पड़ रहा. तो ये कैसी है? हमारे लिए इकोनॉमिकल है. ठीक है, हमें ईजिली नेचर में अवेलेबल हो जाती है. एंड डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, और इसके थ्रू कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा. तो ये क्या है इसके एडवांटेज? बट there are some limitation. Geothermal energy is not available everywhere. बहुत ही कम एरिया में ये हॉट स्पॉट होते हैं, वहीं पर इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है. ओके, बाकी के रीजन में इस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियोथर्मल एनर्जी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव. जियोथर्मल एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए जो डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है अर्थ में, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव टास्क होता है. इन न्यूजीलैंड एंड यूएसए देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी. फिर भी न्यूजीलैंड और यूएसए के अंदर बहुत सारे जियोथर्मल एनर्जी पे बेस्ड प्लांट ऑपरेटेड है. एनर्जी आर ऑपरेशनल, तो इस तरह के प्लांट वहाँ पे ऑपरेटेड हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हम कुछ जो हैवी जो न्यूक्लियाई हैं, हैवी एटम्स हैं, उनका फिशन करवा करके, यानी उनको ब्रेकअप करवा के, या जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनको फ्यूज़ करा करके एक नया न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे. मींस केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है. दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. तो देखेंगे स्टूडेंट, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के ड्यूरिंग जो एनर्जी लिबरेट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. तो हमें दो टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन देखनी है. फर्स्ट इज न्यूक्लियर फिशन. फिशन मीन्स ब्रेक होना. इसमें जो बिग न्यूक्लियाई है वो ब्रेक होकर के स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड सेकेंड इज न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन मीन्स ज्वाइन होना. इसमें लाइटर न्यूक्लियाई ज्वाइन होकर के एक बिग न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होगी? बहुत सारी एनर्जी. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस न्यूक्लियर फिशन. फिशन मीन्स स्प्लिट अप, ब्रेक होना, टूटना. ठीक है, द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एटम लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम. तो ये क्या है? रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, यानी इनका जो मास नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है. ठीक है, तो क्या होता है? ये
ब्रेक हो जाते हैं कुछ स्मॉलर न्यूक्लियाई में जब हम इस पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं. इट स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई व्हेन बम्बार्डेड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स. तो जब न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है तो ये जो रेडियो एक्टिव एटम्स है जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं लाइक थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन. और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है. सो अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. यूरेनियम 235 इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें जनरली यूरेनियम 235, ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है, उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इन फॉर्म ऑफ यूरेनियम रॉड्स. यूरेनियम रॉड्स के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है. तो स्टूडेंट्स होता क्या है, इस रिएक्शंस को देखेंगे. तो स्टूडेंट ये हमारा यूरेनियम 235 का न्यूक्लियाई है जिस पे हमने बम्बार्डमेंट किया है न्यूट्रॉन्स का. ठीक है, पहले ये कन्वर्ट होगा एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में, दैन इट कन्वर्टेड इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, क्रिप्टॉन एंड बेरियम. किस में कन्वर्ट हुआ है, क्रिप्टॉन और बेरियम. रिएक्शन देखेंगे, यूरेनियम 235 पे हमने बम्बार्डमेंट किया न्यूट्रॉन का, इससे फर्दर फॉर्म हुआ बेरियम एंड क्रिप्टॉन, साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी. स्टूडेंट अब ये एनर्जी कहाँ से है, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप ध्यान देंगे, यूरेनियम 235 मीन 235 इसका मास नंबर है, यानी यूरेनियम के इस आइसोटोप का मास 235 यूनिट है. कितना है, एक न्यूक्लियाई का मास 235 यूनिट. ओके, अब ये कन्वर्ट हो रहा है क्रिप्टॉन और बेरियम में. बेरियम का मास होता है 141 यूनिट और क्रिप्टॉन का मास है 92. अगर हम इसका टोटल करें दैट इज़ 233 यूनिट. मीन्स हमारा जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई था उसका मास कितना था, 235 यूनिट, और जो हमारे जो प्रोडक्ट बने उनके मास का समय 233 यूनिट. मीन्स यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस हो गया. अब ये मास कहाँ गया, ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में. ओके स्टूडेंट, तो यही हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का प्रिंसिपल है कि जब हम बम्बार्डमेंट करते हैं किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई में, और उन 2 लाइटर न्यूक्लियाई का जो मास का जो सम होता है वो ओरिजिनल न्यूक्लियाई से थोड़ा कम होता है. तो ये जो मास में डिफरेंस आया है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो देखेंगे, इन अ न्यूक्लियर फिशन द डिफरेंस इन मास डेल्टा एम बिटवीन द ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी. किस में कन्वर्ट हो गया वो डिफरेंस, एनर्जी में, एट द रेट गवर्न बाय द फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. हमने जो डेल्टा एम जो था हमारा जो मास डिफरेंस था उसको सी स्क्वायर, सी क्या है यहाँ पे, लाइट की स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये इक्वेशन है, इट इज़ गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन. उसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो डेल्टा एम है उसको हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और उतनी एनर्जी हमारी जनरेट होती है. ओके स्टूडेंट, first derived by Albert Einstein in 1905 where c is the speed of light in vacuum. c क्या है, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड जो कि क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इन न्यूक्लियर साइंस एनर्जी इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और न्यूक्लियर साइंस में हम एनर्जी को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV में. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁻19 जूल. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.602 × 10⁻⁻19 जूल. ओके स्टूडेंट, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी इस प्रोसेस में लिबरेट होती. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था न्यूक्लियर फिशन. नाउ वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर फिशन, क्या होता क्या इस प्रोसेस में, हमने देखा था कि जब हमने बम्बार्डमेंट किया यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन का, पहले वो स्प्लिट अप हो गया 2 न्यूक्लियाई में और जो मास था वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में. और फर्दर हमने देखा तो उस प्रोसेस में हमारे 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए थे. तो ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ये फर्दर जो यूरेनियम के अदर जो न्यूक्लियाई हैं उन पे बम्बार्डमेंट करेंगे और उनको भी क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फिशन करेंगे. तो एक चेन रिएक्शन की फॉर्म में ये रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि यूरेनियम फ्यूल हमारा जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी और बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी.
अब ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एक एक्सप्लोजन के फॉर्म में रिलीज़ होती है, मीन्स ये न्यूक्लियर बॉम्ब के फॉर्म में रिलीज़ होती है। अब क्या इस आइडिया आया साइंटिस्ट ने कि इसी एनर्जी को अगर हम कंट्रोल्ड मैनर में निकालें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में निकलेगी चेन रिएक्शन के थ्रू तो ये क्या करेगी, एक्सप्लोजन करेगी, विस्फोट करेगी, बॉम्ब की फॉर्म में निकलेगी, है ना। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल्ड कर दें तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो हम उसमें हैवी वाटर यूज़ करते हैं ताकि न्यूट्रॉन्स की स्पीड कुछ कम हो, और हम ग्रेफाइट्स और कैडमियम्स की रॉड यूज़ करते हैं जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये रिएक्शन जो होती इसी तरह से, लेकिन जो एनर्जी है वो कंट्रोल्ड मैनर में धीरे धीरे रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को हम यूज़फुल वर्क में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी एट अ कंट्रोल्ड रेट। कैसी रेट पे हो रही है वो, एक कंट्रोल्ड रेट पे, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और उस कंट्रोल्ड मैनर में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर इन राजस्थान, कालपक्कम इन तमिलनाडु एंड नरोरा इन यूपी, काकरपार इन गुजरात एंड केगा इन कर्नाटक। ये हमारे इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंपॉर्टेंट, उनकी लिस्ट है। ओके, तो ये भी हमें याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसका एडवांटेज क्या है? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। बहुत थोड़े से फ्यूल से हम बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एंड डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैस, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लाइक कोई भी ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। बट इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज और रिस्क फैक्टर भी हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कंट्रोल्ड मैनर में ये एनर्जी निकलती है तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गई तो ये किसका फॉर्म ले लेगी? एक्सप्लोजन का। और जो रेडियो एक्टिव फ्यूल्स हैं उनका डिपोजिशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम उसको इधर उधर डिस्पोज कर देंगे तो उससे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलेंगी और वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करेंगी, और एक्सीडेंटल रिस्क भी इसमें रहता है। तो देखेंगे द मेजर हाजर्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज फ्यूल। तो जो स्पेंड और यूज़ फ्यूल है, क्योंकि स्पेंड होने के बाद भी उसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, तो उसको कैसे स्टोर किया जाए, कैसे डिस्पोज किया जाए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। अगर हमने उसको ऐसे ही स्टोर कर दिया और उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे काम करने वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, और अगर हमने इसको इधर उधर डिस्पोज कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा हाजर्डस हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए। The uranium still decaying into harmful subatomic particles radiation। यूरेनियम जो है वो लगातार हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करता रहता है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूटता रहता है, और उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो क्या करती हैं? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करती हैं। ओके स्टूडेंट, इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। और अगर हमने इम्प्रॉपर मेथड से इसको स्टोर किया है या डिस्पोज किया है तो क्या होगा? पूरे एनवायरनमेंट के अंदर इन न्यूक्लियर रेडिएशन का कंटामिनेशन हो जाएगा और पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। अगर एक्सीडेंटली लीकेज हो गई रेडिएशंस की तो उन रेडिएशंस के कारण वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं उनके ऊपर इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या करते हैं? हम लाइटर न्यूक्लियर को फ्यूज़ करके एक बिग न्यूक्लियर फॉर्म करेंगे, और उसमें भी हमारे यहाँ पे जो मास है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, और वो जो डिफरेंस मास होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। ओके, बट जो न्यूक्लियर फ्यूज़न की कंडीशंस हैं वो अर्थ पे इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो देखेंगे करेंटली ऑल कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन। अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो किस पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फिशन पे। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बाय अ सेफर प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है कि हम न्यूक्लियर फ्यूज़न के थ्रू भी सेफर मेथड से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट
न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो कंडीशंस हैं वो अर्थ पे इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। फ्यूज़न मीन्स जॉइनिंग, फ्यूज़न का मतलब क्या है, जॉइनिंग। इसमें क्या होगा, लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियाई ज्वाइन होंगे और एक हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप, इसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को यूज़ करके उससे हीलियम का न्यूक्लियस फॉर्म किया जाता है। इट रिलीजेज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। बिल्कुल पहले जैसे हमने आइंस्टीन की इक्वेशन देखी थी, वही यहाँ पर भी आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो डेल्टा एम है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज होगी। तो होता क्या है स्टूडेंट, दिस इज ड्यूटेरियम, यह हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है और इसका जो मास नंबर है दैट इज 2, मीन्स इसका मास कितना है 2 यूनिट, ठीक है, कितना है इसका मास 2 यूनिट। और दिस इज ट्राइटियम, ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव है, इसका मास कितना होता है 3, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, इसका मास होता है 3 यूनिट। ये दोनों फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़न के थ्रू ये फॉर्म करते हैं हीलियम और न्यूट्रॉन भी लिबरेट होता है। तो हीलियम का जो मास होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 2 होता है और मास नंबर होता है 4, यानी कितना मास बना 4 यूनिट। तो स्टूडेंट्स इसका मास था 2 यूनिट, इसका मास था 3 यूनिट, मीन्स टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, बट फॉर्म कितना हुआ 4 यूनिट, यानी 1 यूनिट का क्या आ गया डिफरेंस, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा, ये एक न्यूक्लियाई से निकल रहा है 1 यूनिट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियाई जब फॉर्म होंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे तो बहुत सारी अमाउंट पे एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। एज द मास ऑफ द प्रोडक्ट is little less than the sum of the masses of the original individual nuclei, हमने देखा जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई थे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, उनके मास का सम और जो प्रोडक्ट बना है उसका मास, उन दोनों में क्या है डिफरेंस, और उस मास को हम क्या कहेंगे डेल्टा एम। और आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो डेल्टा एम होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। सी क्या है, सी मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸, ये क्या है हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, सो सच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स। तो सन से जो हमें इतने लॉन्ग पीरियड से जो एनर्जी मिल रही है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के थ्रू ही मिल रही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो सन के अंदर भी बहुत सारा हीलियम प्रेजेंट है और वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज़ होकर के हीलियम बना रहे हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी लिबरेट हो रही है और वही हमें सोलर एनर्जी की फॉर्म में मिल रही है। इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियाई टू फ्यूज़, लेकिन न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए अर्थ पे ये कंडीशन इजीली अवेलेबल नहीं होती। ओके, द कंडीशंस नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर एक्सट्रीम मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, एंड मिलियंस ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर। पास्कल क्या है, प्रेशर की यूनिट है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर की इसमें रिक्वायरमेंट है, तभी दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे अर्थ पे इजीली अभी वर्क नहीं करता है, इसीलिए सभी न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी प्रिंसिपल यूज़ हो रही है, कौन सी रिएक्शन यूज़ हो रही है, न्यूक्लियर फिशन। द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन, और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन पे ही बेस्ड हाइड्रोजन बॉम्ब का फॉर्मेशन होता है, जो इसका एक डिस्ट्रक्टिव यूज़ है। मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है थोड़े से फ्यूल में, बट इसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यूज़ भी हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के फॉर्मेशन में। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम इसको रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो अर्थ क्रस्ट के जो डेप्थ है उसमें कुछ मॉल्टन रॉक्स हैं जो जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट करती है और
जो हॉट रीजन है वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड हॉट स्पॉट। और जब अंडरग्राउंड वाटर इन हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, वो भी वार्म हो जाता है और कई बार आउटलेट फॉर्म होने पर ये हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में बाहर भी निकल जाता है। तो ये जो वार्म वाटर है इसकी जो स्टीम होती है उसी की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके उसको पाइप के थ्रू रोटेट करके हम अर्थ पे लाते हैं और टरबाइन को रोटेट करते हैं और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जियोथर्मल एनर्जी का प्रिंसिपल। इसके एडवांटेज, इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा और ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, और इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट इसका एक लिमिटेशन है कि ये हमें बहुत ही कम रीजन में, हॉट स्पॉट हमें बहुत ही कम रीजन पे अवेलेबल होते हैं, तो हर जगह इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। दैन वी डिस्कस न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ दो तरह की रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। फिशन रिएक्शन के अंदर जो यूरेनियम 235 होता है या थोरियम, प्लूटोनियम, इस तरह के जो न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं उसको हम बम्बार्टमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स से और बम्बार्टमेंट के बाद ये ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं लाइटर न्यूक्लियाई में। लाइक अगर हम यूरेनियम 235 पे बम्बार्टमेंट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा क्रिप्टॉन एंड बेरियम में। अब ये जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हैं इनका जो मास का सम है और जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई है उसका मास में थोड़ा डिफरेंस होता है और उस जो डिफरेंस होता है मास का वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E=mc²। इसके अकॉर्डिंग जो मास में जो डिफरेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और ट्रेमेंडस अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज़ होती है। और इस रिएक्शन में कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं। ये न्यूट्रॉन्स अगेन जो अदर जो एटम्स हैं, अदर जो न्यूक्लियाई हैं यूरेनियम के, उन पे बम्बार्टमेंट करते हैं और जब तक वो फ्यूल वहाँ पे प्रेजेंट है ये रिएक्शंस एक चेन रिएक्शन के फॉर्म में चलती रहती है और बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस एनर्जी को कंट्रोल्ड रेट से निकाला जाता है और उसके थ्रू वाटर को बॉयल करके उसकी स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। दैन वी डिस्कस एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के फ्यूल से बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो सकती है, बट यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको स्टोर करना और उसको डिस्पोज करने में बहुत ज़्यादा हमें सेफेस्ट मेथड को अडॉप्ट करना होता है, नहीं तो ये क्या होता है, इससे एक्सीडेंटल रिस्क भी रहता है और ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करता है। और जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। Then we discuss about nuclear fusion. In nuclear fusion, two lighter nuclei fuse together and form a big nucleus. Like hydrogen and hydrogen isotopes fuse together and form helium nucleus. And in this process, the sum of mass of product nuclei is greater than mass of product न्यूक्लियाई। तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का मास है उससे जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई का जो मास है वो उनका सम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, मास में डिफरेंस हो गया और ये जो मास में डिफरेंस है ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कहलाता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न। और जो सन और अदर स्टार हैं उनके अंदर एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है और थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन पे बेस्ड ही हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसको डिस्कस किया, इसको अच्छे से लर्न करेंगे स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तब तक इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।